विद्यार्थियों, आज हम बी इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट आर्थिक विकास एवं नियोजन के अंतर्गत कल हमने निर्धनता के दुष्चक्र से संबंधित अध्ययन किया था। उसे आगे हम चलते हैं। पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की केंद्रीय समस्या है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूंजी निर्माण को हमेशा मुख्य चालक तत्व की भांति देखा जाता है। संकुचित दृष्टि से पूंजी निर्माण को भौतिक पूंजी या पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि तथा व्यापक रूप से भौतिक एवं मानवीय पूंजी के निर्माण से लिया जाता है। तो पूंजी निर्माण का अर्थ मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी दोनों से होता है। अर्थात पूंजी मानव द्वारा निर्मित होती है तथा मानव के प्रयास इसकी पूर्ति में वृद्धि करने में समर्थ होते हैं। फिर है कि पूंजी उत्पादन का एक मुख्य साधन है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायक होता है। पूंजी साधनों का ऐसा संग्रह है जो किसी नियत काल में भावी आवश्यकताओं, वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। तो इस अर्थ में जो है पूंजी के अधीन सार्वजनिक भौतिक संपत्ति का भंडार, ऐसा स्टॉक जो देश की उत्पादन प्रक्रिया में लगा हो, तथा निजी परिसंपत्तियां शामिल होती है। फिर है कि किसी भी देश की जो वास्तविक पूंजी है उससे अर्थ होता है जैसे मशीनें हैं, कल कारखाना, कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल, यातायात के साधन आदि के स्टॉक से होता है। तो पूंजी जो है स्टॉक में मनुष्य के द्वारा निर्मित समस्त वस्तुएं शामिल की जाती है जो उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोगी होती है। एक राष्ट्र की पूंजी देश के समस्त नागरिकों एवं सभी संस्थानों की शुद्ध संपत्ति का योग होती है। राष्ट्रीय पूंजी का अधिकांश जो है भूमि, इमारत, मशीन, यातायात के साधन जैसी जो दीर्घकालीन उपयोगी वस्तुएं होती है उनके रूप में विद्यमान रहती है। जो पूंजी के संबंध में है कि पूंजी का जो अभिप्राय है हम हमेशा लगभग ये लगा लेते हैं या लगाते हैं कि देश की वास्तविक पूंजी में होने वाली जो अभिवृद्धि होती है उसे ही हम पूंजी निर्माण मान लेते हैं। तो एक देश अपनी समस्त उत्पादन क्षमता को अपने उपभोग की आवश्यकता पूर्ति में ही नहीं लगा देता है, वो केवल उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाता है, बल्कि इसके कुछ अंश को पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण से भी लगाता है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है एवं भविष्य में इसका उपयोग वस्तुओं का उत्पादन करने में किया जाता है। अब इसकी परिभाषा के रूप में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि पूंजी वह वस्तुएं हैं जो आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त होती है तथा जिनका प्रयोग भविष्य में वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो संक्षेप में जो है पूंजी निर्माण से हमारा अभिप्राय यह है कि देश की वास्तविक पूंजी की अभिवृद्धि, किसी देश का आर्थिक विकास उसके पूंजी निर्माण की गति पर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि पूंजी निर्माण से पूंजी का फैलाव एवं गहनता संभव बनती है। पूंजी संचय नई तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है तथा पूंजी संचय श्रम की कुशलता में भी वृद्धि करता है। अब इसके संबंध में जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है उनमें से दो दृष्टिकोण है, एक संकुचित दृष्टिकोण और एक व्यापक दृष्टिकोण। तो हम पहले संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत रॉगनर नर्कसे की परिभाषा लेते हैं। तो जो रॉगनर नर्कसे हैं उनके अनुसार पूंजी निर्माण से अभिप्राय यह होता है कि समाज अपनी समस्त चालू उत्पादन क्रियाओं को तत्कालिक उपभोग की आवश्यकता तथा इच्छाओं की पूर्ति पर नहीं लगाता, यानी जो भी जो उसके पास पैसा है वो पूरा का पूरा उपभोग की आवश्यकताओं या इच्छा की पूर्ति पर खर्च नहीं करता है, बल्कि उसके एक हिस्से को या एक भाग को पूंजीगत वस्तुओं, औजार, उपकरण, मशीन, यातायात सुविधा, संयंत्र एवं साज सज्जा के निर्माण की ओर भी लगाता है। तो ये सभी वास्तविक पूंजी के विभिन्न रूप है जो उत्पादक प्रयासों की कुशलता को काफ़ी अधिक आगे
बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सार इस प्रकार समाज के चालू रूप से उपलब्ध स्रोतों के एक भाग को पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि की ओर लगाया जाना है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में उपभोग योग्य उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके अंतर्गत हम एक दूसरी परिभाषा और ले सकते हैं। रिचर्ड टी की जो परिभाषा है उनके अनुसार जो है पूंजी संचय एक निश्चित समय में मशीन, औजार, भवन इत्यादि की मात्रा में वृद्धि करने से है। साइमन कुजनेट्स ने भी इस बारे में कहा है कि दबावपूर्ण आर्थिक विकास व औद्योगिकरण की दशाओं में पूंजी निर्माण से हमारा अर्थ केवल उन संयंत्रों, उपकरणों व निर्माण की अवस्था में रहने वाली वस्तुओं तक ही सीमित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से के औजार के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार संकुचित दृष्टिकोण है वो पूंजी के भौतिक स्वरूप की बात करता है कि हमें इमारतों के रूप में, मशीनों के रूप में या आधारभूत संरचना के रूप में पूंजी को संकलित करना चाहिए या उसके स्टॉक में वृद्धि करनी चाहिए। अब जो इसका व्यापक दृष्टिकोण है वो व्यापक दृष्टिकोण में के अंतर्गत पूंजी निर्माण को भौतिक पूंजी के साथ साथ अभौतिक एवं अदृश्य पूंजी जैसे मानवीय कुशलता यानी मानव संसाधन, उनके प्रशिक्षण, उनके स्वास्थ्य इत्यादि के संदर्भ में भी देखा जाता है ना। इसके संबंध में रागना नरकशे का एक कथन है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल निर्माण इत्यादि पर विनियोग की जाने वाली राशि पूंजी निर्माण में शामिल की जानी चाहिए। तथा इसके संबंध में जो साइमन कुजनेट्स हैं उनका ये मानना है कि प्रति व्यक्ति या प्रति श्रमिक उत्पादन में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि को यदि आर्थिक वृद्धि हम माने तो ऐसी स्थिति में पूंजी को इसका साधन कहना उचित होगा तथा चालू संपत्ति के सभी प्रयोगों जिनके द्वारा ये वृद्धि संभव हो को हमें पूंजी निर्माण समझना चाहिए। यानी जिस किसी भी साधन के द्वारा हमारी आर्थिक वृद्धि होती हो या दीर्घकालीन वृद्धि होती है तो उसे हमें जो है पूंजी निर्माण के रूप में लेना चाहिए। उसके पश्चात जो साइमन कुजनेट्स हैं उन्होंने ये कहा था कि पूंजी निर्माण या उनका मानना है कि पूंजी निर्माण में मात्र जो है देश के नवनिर्माण की सामग्री जैसे यंत्र इत्यादि को ही हम शामिल नहीं करेंगे, बल्कि उन समस्त कार्यों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए जो उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखने हेतु किए जाते हैं। इसमें हम ले सकते हैं शिक्षा भी ले सकते हैं, मनोरंजन भी ले सकते हैं और भौतिक सुविधाओं पर किए जाने वाले खर्च को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती हो। यानी ऐसे वो सभी कार्य जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पूरे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती हो और व्यक्तिगत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती हो, उन सभी को पूंजी निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही समाज द्वारा जो किए गए समस्त व्यय हैं जो उत्पादन कार्य में संलग्न जनसंख्या के चरित्र निर्माण व एवं उत्पादन में सहायक होते हैं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार साइमन कुजनेट्स के अनुसार पूंजी निर्माण में हमें भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही पक्ष शामिल करने चाहिए। उसके पश्चात इसकी एक व्यापक परिभाषा दी है WH सिंगर ने। उन्होंने कहा कि पूंजी निर्माण के अधीन व्यक्त वस्तुओं जैसे संयंत्र, उपकरण, मशीनरी इत्यादि के साथ साथ हमें अव्यक्त वस्तुओं यानी जिनको हम व्यक्त नहीं कर सकते जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वैज्ञानिक परंपरा है एवं अन्वेषण है यानी रिसर्च है के उच्च स्तर को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब पूंजी निर्माण को किस प्रकार से मापा जाता है या पूंजी निर्माण मापने की विधि क्या है। तो पूंजी निर्माण भी जिस प्रकार से हम आय मापते हैं, सकल आय और शुद्ध आय, उसी प्रकार से पूंजी निर्माण भी विशुद्ध या कुल या सकल के रूप में मापा जा सकता है। तो कुल पूंजी निर्माण से जो हमारा तात्पर्य है वो है पूंजी के भंडार में वृद्धि के लिए किए जाने वाले व्यय से। जो स्टॉक में हम वृद्धि करते हैं, जो कैपिटल स्टॉक में हम वृद्धि करते हैं, उसके लिए जो खर्च करते हैं उसे हम पूंजी निर्माण कह सकते हैं। जबकि विशुद्ध पूंजी निर्माण को कुल पूंजी निर्माण में ह्रास व स्थिर पूंजी की आकस्मिक टूट फूट घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हमें विशुद्ध या नेट कैपिटल फॉर्मेशन ज्ञात करना होगा तो हम उस टोटल फॉर्मेशन में से या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से हम डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमारे पास विशुद्ध पूंजी निर्माण आ जाएगा, जिस प्रकार से हमने निवेश में भी पढ़ा है। तो इस प्रकार से जो विशुद्ध पूंजी निर्माण है वह स्थिर पूंजी अर्थात जैसे भवन है या निर्माण व अन्य कार्य है, मशीनें एवं उपकरण है एवं
उत्पादक की जो कार्यशील पूंजी के स्टॉक में होने वाला योगदान या वृद्धि है, उसके रूप में हम माप सकते हैं। तो एक वर्ष में कुल पूंजी निर्माण की दर कुल पूंजी निर्माण एवं कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुपात होता है। तो जो कुल पूंजी निर्माण होता है की दर होती है, वो कुल पूंजी निर्माण एवं कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुपात होता है। जबकि विशुद्ध पूंजी निर्माण की दर विशुद्ध पूंजी निर्माण एवं विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अनुपात होती है, यानी सकल राष्ट्रीय आय का और विशुद्ध राष्ट्रीय आय या उत्पाद का अनुपात होती है। तो इसकी जो मापने की विधियां हैं वो विधियां 4 है। पहली है वस्तु प्रवाह विधि, फिर है व्यय विधि, फिर है पूंजीगत वस्तुओं के भौतिक स्टॉक में होने वाला परिवर्तन, और चौथी है समग्र बचत नीति। तो जो पूंजी निर्माण को मापने की विधियां हैं उनको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विधियों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत पूंजी निर्माण को प्रत्यक्ष रूप से उपभोग या बचत के आधार पर मापा जाता है, बिना उसके आश्रित रहे हम माप सकते हैं। इसके लिए पूंजी निर्माण के जो मुख्य घटक हैं, जैसे विनिर्माण मशीनरी, संयंत्र तथा स्टॉक में होने वाले परिवर्तन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इनमें जो वस्तु प्रवाह विधि या व्यय विधि है, इसको मांग तालिका विधि भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो अप्रत्यक्ष विधि में जो है पूंजी निर्माण को बचतों एवं शुद्ध पूंजी के अंतर प्रवाह द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रकार से हम पूंजी निर्माण को माप सकते हैं। अब हम आते हैं कि पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पूंजी निर्माण के 2 स्रोत हैं, एक घरेलू स्रोत है और दूसरा बाहरी स्रोत है। घरेलू स्रोत के अंतर्गत हम जो है पूंजी निर्माण बचतों की वृद्धि, उनकी गतिशीलता एवं निर्देशन से संबंधित होते हैं। जैसे आय की विषमताओं में वृद्धि, प्रदर्शन प्रभाव, लाभों में वृद्धि, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, उधार, सार्वजनिक उपक्रम, निगम, घाटे की वित्त व्यवस्था, अदृश्य बेरोजगारी के उपयोग द्वारा भी पूंजी निर्माण संभव किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं घरेलू स्रोत कौन कौन से हैं। तो घरेलू स्रोत में सबसे पहला है हमारी ऐच्छिक बचतें। जो कम विकसित देश हैं उनमें ऐच्छिक जो बचतें हैं इनका स्तर निम्न पाया जाता है। तो समाज का जो समृद्ध वर्ग है या जो धनी वर्ग है वही अधिक बचत कर पाता है। उसका कारण यह है कि इन देशों में आय व संपत्ति की अत्यधिक विषमताएं विद्यमान रहती है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि बचत की असमर्थता ही मुख्य कारण नहीं होती है, बल्कि यह समस्या भी विद्यमान रहती है कि चालू एवं संभावित बचतों को उत्पादक विनियोग में किस प्रकार से प्रवाहित किया जाए। तो बचतों को उत्पादक विनियोग में रूपांतरित करने हेतु निम्न एवं मध्य आय वर्ग द्वारा बचत के स्तर में वृद्धि करनी आवश्यक होती है, जिसके लिए हम पोस्ट ऑफिस, बचत की विभिन्न योजनाओं, सहकारी समितियों आदि की स्थापना करते हैं, बीमा जैसी सुविधाओं को बढ़ाते हैं। तो इनमें सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि व्यक्तियों को बचत के लिए किस प्रकार से आकर्षित किया जाए तथा उनमें बचत की प्रेरणा उत्पन्न की जाए। इसके साथ ही जो सट्टा है, यानी जो सट्टा बाजार है, जिसे हम शेयर बाजार भी कह सकते हैं, हम अनुत्पादक विनियोग को उत्पादक विनियोग में बदलना भी जरूरी है। तो हमें जहाँ अनुत्पादक या सट्टे में जो पैसा लग रहा है उसको भी हमें उत्पादक विनियोग के अंतर्गत लगाना होगा। जो धनी वर्ग है उसमें करारोपण के उच्च स्तर द्वारा ही सट्टे एवं अनुत्पादक विनियोग को उत्पादक विनियोग में बदला जा सकता है। जो इस संबंध में जो आर्थर लेविस है उनके अनुसार जो पूंजीपति है या पूंजीपति अनुत्पादक उपभोग में लिप्त नहीं रहते तथा बचतों में वृद्धि उनका मुख्य लक्ष्य होता है, परंतु विकासशील देशों के संदर्भ में ये बात सत्य नहीं पाई जाती है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उन पर अधिक कर लगाया जाए, अधिक कर लगा करके और जो आय प्राप्त होती है उसका विनियोग सरकार द्वारा स्वयं किया जाए। तो इस प्रकार से हम ऐच्छिक बचतों को प्रेरित करके और पूंजी निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा है, अगर ऐच्छिक बचतों की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में हमें अनिवार्य बचतें लागू करनी चाहिए। तो अगर ऐच्छिक बचतों के द्वारा हम पर्याप्त संसाधन जुटा पाने की दशा में नहीं है तो सरकार अनिवार्य बचत हेतु जनता को बाध्य भी कर सकती है। ये प्राय एक कठोर नीति मानी जाती है जिसको जनता स्वीकार करे या नहीं भी करे तो इसको कठोरता से लागू करना पड़ता है और सरकार द्वारा बचतों को अनिवार्य करके पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है। फिर है कि सरकार स्वयं अपने स्तर पर बचत करे, यानी राजकीय बचत हो। राजकीय बचत के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा जो लाभ अर्जित किए जाते हैं उनको सम्मिलित करते हैं। समाजवादी देशों में पूंजी का यह महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जो अर्जित लाभ होते हैं
वो पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो विकासशील देशों में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उपक्रमों की स्थापना की जाती है, परंतु ये देखा जाता है कि यह संतोषप्रद लाभ दे पाने में जो है समर्थ बनेंगे या असमर्थ बने रहेंगे। तो प्राय जो सार्वजनिक उपक्रम जो है दीर्घ समय के उपरांत ही विनियोग का प्रतिफल दे पाते हैं, यानी उनको लिए काफ़ी समय चाहिए होता है, तथा साथ ही ये उपक्रम न लाभ न हानि के आधार पर सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। तो इनसे जो अल्प लाभ प्राप्त होता है वह लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के कारण समाप्त हो जाता है। तो अगर हमें राजकीय बचत प्राप्त करनी है तो हमें लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। नेक्स्ट है फिर कि मुद्रा प्रसारित बचतें, यानी जो साधनों की यथेष्ट मात्रा, साधनों की जितनी मात्रा हमें चाहिए, अगर जुटा पाने की स्थिति में नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसे न्यून वित्त प्रबंधन की नीति भी कहा जाता है, को अपना सकती है। यह नीति जो है मौद्रिक पूर्ति में वृद्धि करती है। जब घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है तो मौद्रिक पूर्ति या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो सापेक्षिक रूप से उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है और केवल मुद्रा का प्रसार हो जाता है। इसे छुपे या अदृश्य कर के रूप में भी हम देख सकते हैं, यानी जो अदृश्य कर यानी डायरेक्ट हमसे टैक्स नहीं लेकर के बढ़ी हुई कीमतों के रूप में ले लिया जाता है। तो इसका कारण ये है कि कीमतों के बढ़ने से जो है उपभोग में कमी होती है तथा घरेलू उपभोग से मान लीजिए बच गए संसाधनों का प्रभाव विनियोग की ओर किया जा सकता है। लेकिन मुद्रा प्रसार द्वारा बचतों में होने वाली वृद्धि जन समुदाय के जीवन स्तर में गिरावट लाती है, क्योंकि लोग जब खर्च नहीं करके और पैसा बचाएंगे तो उनका जीवन स्तर घट जाता है तथा जो कीमतें तेजी से बढ़ती है इस व्यवस्था के कारण, तो ऐसी स्थिति में लागतें भी बढ़ती है और विश्व के बाजार में जो है हमारे निर्यात प्रभावित होते हैं। तो पूंजी निर्माण की एक विधि के रूप में हम इस घाटे की वित्त व्यवस्था जो है वो लाभ की बजाय हानिकारक सिद्ध हो सकती है। सरकार के द्वारा अगर स्फीति विरोधी यानी मुद्रास्फीति विरोधी उपाय अगर कारगर ढंग से अपना लिए जाएं तो ऐसी स्थिति में ये लाभप्रद भी हो सकती है। नेक्स्ट है फिर हम पूंजी के लिए वित्तीय संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए। वित्तीय संस्थानों की स्थापना से व्यक्ति अपनी बचतों को एक विश्वास के साथ जमा कराने में समर्थ बनते हैं, क्योंकि किसी को भी देने से उनको ऐसा लगता है कि हमारा धन कहीं गबन नहीं हो जाए, खो नहीं जाए, तो उनमें विश्वास व्याप्त होना चाहिए। ऐसे वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करनी होगी और इन संस्थाओं के अभाव में जो बचते हैं वो जैसे सोने चांदी के जेवर जैसी बहुमूल्य धातुओं के रूप में लोगों द्वारा रखे जाते हैं। तो लघु बचतों में वृद्धि हेतु हमें जैसे बीमा है, सामान्य भविष्य निधि है, पेंशन योजना है, अधिक बचत बैंकों आदि की स्थापना की जानी चाहिए। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक द्वारा एक सुविकसित पूंजी एवं मुद्रा बाजार की स्थापना भी करनी चाहिए, जिससे बचतें ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों। नेक्स्ट है फिर हमें ग्रामीण बचतें भी होनी चाहिए। ग्रामीण बचतों को हमें इकट्ठा करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। जो कम विकसित देश हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र की बचतों का जो स्तर है वो सापेक्षिक रूप से बहुत ही थोड़ा होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली जो है विद्यमान रहती है, तो जिससे असुरक्षा की भावना भी कम होती है और वो लोग नकद पैसा ही अपने पास रखते हैं, बचत नहीं करते हैं। दूसरा इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो अंधविश्वास व्याप्त है कि उन्हें भाग्य पर अधिक वो लोग आश्रित रहते हैं, तो उनमें अधिक संग्रह की इच्छा विद्यमान नहीं होती है, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा बचत की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली जो बचत या आय की प्रवृत्ति है वो भी निश्चित नहीं होती है, क्योंकि वो लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट फिर हम कर सकते हैं कि संचित स्वर्ण को गतिशीलता प्रदान करना। संचित जो स्वर्ण है या जो हमारे पास इकट्ठा किया हुआ सोना है को गतिशील करना पूंजी निर्माण का एक सार्थक उपाय हो सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा ब्याज की उच्च दर पर स्वर्ण बॉन्ड जारी किए जाना चाहिए। जैसे सरकारें समय समय पर स्वर्ण बॉन्ड जारी भी करती है, तो उससे क्या है ज़्यादा पैसा लोगों का जो है वो स्वर्ण बॉन्ड में लगाते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति है वह स्वर्ण आभूषणों को स्वर्ण बॉन्ड में विनियोजित करने हेतु तत्पर नहीं हो पाता है।
तो उन्हें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए तथा एक सीमा के उपरांत स्वर्ण के संचय को प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि एक व्यक्ति मान लीजिए पाव या आधा किलो से ज़्यादा सोना नहीं रख सकता। अगर प्रतिबंधित कर दें तो ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ पैसा है वो बैंकों में या वित्तीय संस्थाओं में जमा कराएंगे, जहाँ से वो पूंजी निर्माण हो पाएगा। तो स्वर्ण के निजी व्यापार को प्रोत्साहन एवं स्वर्ण की तस्करी पर भी रोक लगाने के लिए सुदृढ़ उपाय करने होंगे। फिर नेक्स्ट है कि आय की विषमता। आय की जो विषमता है वैसे तो माना जाता है बुरा है, किंतु ये पूंजी निर्माण हेतु सहायक होती है, क्योंकि कम विकसित देशों में सामान्यतः जो उच्च आय वर्ग होता है उसके द्वारा ही अधिक बचत की जाती है, क्योंकि जो उसकी सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही अधिक होती है, जो एमपीएस है उसकी वो ज़्यादा है। दूसरी ओर निर्धन व्यक्तियों की जो सीमांत बचत की प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि उन्हें उतना ही पैसा मिलता है जो उपभोग पर खर्च कर देते हैं। और इतिहास में अगर हम देखें तो इससे ये हमें पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड तथा 20वीं शताब्दी में जापान में जो पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई थी उसका मुख्य कारण आय वितरण की असमानता था या विषमता था। तो विकासशील देशों में आय वितरण की विषमताएं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से मेल नहीं रखती है, इसलिए ये भी ज़्यादा सुदृढ़ सुझाव नहीं हो सकता है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शन है उसके प्रभाव पर रोक लगाना। जो कम विकसित देशों के उपभोक्ता द्वारा विकसित देश के उपभोग की नकल करना प्रदर्शन प्रभाव कहलाता है, यानी हम दूसरे देशों से अपनी नकल करते हैं। तो इस जो प्रदर्शन प्रभाव है उसका निर्धारण दो प्रमुख घटकों द्वारा होता है कि पहला तो वास्तविक आय व उपभोग के स्तर में विभिन्नताओं का आकार, और दूसरा इन विषमताओं या विभिन्नताओं के बारे में व्यक्तियों की जानकारी। जैसे जैसे हम विकसित या कम विकसित देशों के मध्य संपर्क बढ़ा है, वैसे वैसे कम विकसित देशों के जो नागरिक हैं या निवासी हैं वो विकसित देशों की जो उपभोग उच्च उपभोग प्रवृत्ति है उसके बारे में उनको उनकी जानकारी मिलती है, और वो लोग भी विकसित देशों के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का उपभोग करने की इच्छा रखते हैं, यानी प्रदर्शन करते हैं कि हम भी उनका उपभोग करेंगे। तो कम विकसित देशों के निवासियों की आय जब थोड़ी सी बढ़ती है तब वो इसे नवीन वस्तुओं के उपभोग पर खर्च कर देते हैं। ऐसे में बचत हो ही नहीं पाती है तथा पूंजी निर्माण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इन देशों में उत्पादक की विलासिता एवं उच्च उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में विनियोग करता है, तो इससे जन उपभोग की वस्तुओं से साधनों का प्रवाह विवर्तित होकर या परिवर्तित होकर विलासिता और उच्च उपभोग की वस्तुओं की ओर चला जाता है और हमारा पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है फिर लाभों में वृद्धि। जो प्रोफेसर लेविस हुए हैं उनके विचार में राष्ट्रीय आय का जो अधिकांश भाग है वो स्वैच्छिक बचतों के रूप में तब प्राप्त होता है जब आय वितरण की असमानताएं इस प्रकार की हो कि राष्ट्रीय आय में लाभ सापेक्षिक रूप से उच्च रहे। तो उनके अनुसार लाभ की दर में वृद्धि करते हुए बचतों में वृद्धि की जा सकती है, यानी अगर हम लाभों में वृद्धि करें तो बचतों में वृद्धि होगी। लाभों या प्रॉफिट्स का अंश तब बढ़ सकता है जब अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी क्षेत्र में विस्तार किया जाना संभव हो सके, क्योंकि पूंजीवादी क्षेत्र तेजी से लाभों को प्राप्त करता है। निर्धन देशों में जो है बचतों के काफ़ी कम होने का कारण ये नहीं होता है कि वो लोग निर्धन हैं, बल्कि लेविस का ये मानना था कि उनका प्रमुख कारण ये है कि उनका जो पूंजीवादी क्षेत्र है वो बहुत ही छोटा होता है। आगे जो है लेविस का ये मानना है कि राष्ट्रीय आय के सापेक्ष लाभ की दर में वृद्धि करके हम पूंजी निर्माण को बढ़ा सकते हैं, और वो भी इस प्रकार से बढ़ाते हैं पूंजी निर्माण को कि जिससे मुद्रा का प्रसार नहीं हो, यानी मुद्रास्फीति न बढ़े, कीमतों में वृद्धि न हो। तो जो लाभ में होने वाली वृद्धि है वह उत्पादन की वृद्धि से संबंधित हो जाए। उत्पादन तब बढ़ेगा जब निम्न मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध हो जाए, तकनीकी नवप्रवर्तन संभव हो तथा बाजार का विस्तार किया जा सके। तो इस प्रकार उत्पादक विनियोग के अवसरों में वृद्धि होने पर लाभ एवं पूंजी निर्माण बढ़ता है। सरकार द्वारा जब निजी विनियोगकर्ताओं को समुचित प्रोत्साहन दिया जाता है, जोखिमों को उनके रिस्क को कम करने के लिए या दूर करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है एवं पर्याप्त साख उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय संस्थाओं का विस्तार किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में ही पूंजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है। तो
अनुदान है, कर रियायतें आदि प्रदान करके, जैसे जो कच्चे संसाधन है, पूंजीगत संसाधनों की जो पूर्ति है, उसके द्वारा मजदूरी दरों में वृद्धि पर रोक लगा करके और घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने से लाभ बढ़ सकते हैं। लेकिन इन उपायों में खतरा भी बना रहता है कि मान लीजिए व्यक्तिगत स्वार्थ या हित जो है प्रोत्साहित होते हैं लोगों के, जिससे संसाधनों का कुवितरण की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की वृद्धि के लिए अगर लाभों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो सामाजिक अशांति भी उत्पन्न हो सकती है। जब आप मजदूरी दर में वृद्धि नहीं करोगे या उनको कम करोगे तो सामाजिक अशांति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और इन सब का जो प्रभाव है विनियोग पर विपरीत पड़ता है। तो विनियोग पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण पूंजी निर्माण भी कम हो पाता है। नेक्स्ट है फिर कि करारोपण किस प्रकार का है। तो विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में राजकोषीय नीति जो है करारोपण के माध्यम से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह निजी उपभोग को तो सीमित करती है तथा उत्पादक विनियोग हेतु सरकार की ओर से संसाधन प्रवाहित करती है। यानी अगर कर ज़्यादा लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निजी उपभोग सीमित हो जाता है और जो पैसा सरकार को प्राप्त हुआ है अगर वो विनियोग की करती है, पूंजी निर्माण में लगाती है, तो ऐसी स्थिति में वह पैसा उत्पादन विनियोग हेतु प्रवाहित हो सकता है। तो पूंजी निर्माण हेतु करारोपण जो है वो निजी संसाधनों का प्रवाह राज्य की ओर करता है, यानी लोगों से पैसा राज्य की तरफ जाता है, जिसके लिए सरकारों को नए कर लगाना, लगान वसूल करना, वर्तमान कर की दर में वृद्धि करना और अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष करारोपण की सीमा में लाना प्रमुख कार्य होता है। तो राज्य की ओर से जो निजी संसाधनों का हस्तांतरण करते हुए एक जो प्रमुख समस्या आती है वो यह है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को कितना करारोपण करना चाहिए, यानी सरकार कितना करारोपण करे ताकि ये जो है निजी उपभोग से उत्पादक विनियोग की ओर संसाधन हस्तांतरित हो जाए। इस संबंध में प्रोफेसर आर्थर लेविस का मानना था कि एक अर्धविकसित देश को अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम 20% भाग करारोपण द्वारा प्राप्त करना चाहिए और उसमें से 12% का उपभोग चालू व्यय में तथा 8% का सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी विनियोग में करना चाहिए। तो जो अधिकांश विकासशील देशों के विकास नियोजन में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि तो इन देशों की योजना के वित्त प्रबंध में सरकार की करारोपण नीति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर ये देखने में आता है कि जो विकासशील देश हैं वो राजस्व हेतु अप्रत्यक्ष या बिक्री कर पर अधिक आश्रित होते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो प्रत्यक्ष कर जहां जनता के अल्प प्रतिशत तक ही पहुंच पाते हैं, वहीं अप्रत्यक्ष कर अधिक विस्तृत आधार रखते हैं। अगर हम मान लीजिए प्रत्यक्ष कर आयकर में वृद्धि करते हैं तो जो आयकर देने वाले लोग हैं वही उसमें शामिल होंगे, जबकि अगर हम बिक्री कर लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को खरीदने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस क्षेत्र में आ जाएगा या कर चुकाने के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो लेकिन अप्रत्यक्ष करों का एक प्रमुख दोष इसमें ये होता है कि ये जो निर्धन व्यक्तियों पर है वो अवांछित भार डाल देता है। जैसे आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाकर सरकार आय की अधिक मात्रा तो प्राप्त कर लेती है, परंतु इसकी चपेट में निर्धन वर्ग आ जाता है, जिससे उसके जीवन निर्वाह हेतु अधिक व्यय करना पड़ता है और उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। तो संगठित क्षेत्र के श्रमिक अधिक मजदूरी व महंगाई भत्ते की मांग करने लगते हैं। अब जब उनको जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है तो अधिक महंगाई भत्ते की मांग करेंगे, इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और फिर मुद्रास्फीति प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो सरकार के आय का महत्वपूर्ण स्रोत तो कर है, लेकिन इसमें सरकार को सावधानी रखनी चाहिए कि कर लगाने वाली वस्तुओं व करारोपण की दरों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के विकास पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो विकासशील देशों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के एक न्यायपूर्ण संयोग को बनाए रखना जरूरी होता है, तभी हम ज़्यादा पूंजी निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट है फिर सार्वजनिक ऋण या उधार। जो सार्वजनिक ऋण से हमारा अर्थ होता है कि सरकार द्वारा अपने निवासियों से और विदेशी स्रोतों से ब्याज पर लिया गया समस्त ऋण, उसे हम कहते हैं सार्वजनिक ऋण। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो निधिक ऋण,
है ना। इसमें हम ले सकते हैं जैसे युद्धकालीन ऋण शामिल कर सकते हैं, जिसकी चुकाने में कोई जो है तिथि निश्चित नहीं की जाती है, इसको हम कहते हैं निधिक ऋण। और दूसरा होता है अनिधिक ऋण। अनिधिक ऋण जिसमें हम राजकोष पत्रों की एवज में जो है ऋण लेते हैं, तथा अन्य आंतरिक ऋण जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र है, डिफेंस बॉन्ड है, प्रीमियम बॉन्ड है एवं विदेशी ऋण आदि शामिल होते हैं। तो विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण एकत्रित करने में काफ़ी बाधाएं आती है, जिसका प्रमुख कारण ये है कि अधिक व्यक्तियों की आय का स्तर काफ़ी कम होता है, जिससे बचत की क्षमता भी उनकी कम होती है। तो ऐसे में सार्वजनिक ऋण में उनके योगदान जो है बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। और दूसरा, जहाँ व्यक्ति कुछ बचत करने में समर्थ होते हैं, वहाँ पर जो है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार जो है इतना समृद्ध या इतना सुव्यवस्थित नहीं होता है कि वो लोग वहाँ पर अपना पैसा लगाएं। तो सरकार ऋणों को अपनी प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा केवल तब प्राप्त कर सकती है जब पूंजी एवं प्रतिभूति तथा बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हो, सुव्यवस्थित हो। इसके साथ ही सार्वजनिक उधार प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में समुचित बैंकिंग आदतों का भी विकास हो चुका होना चाहिए। जब व्यक्ति में बैंकिंग आदत का विकास नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वहां जाकर के वो पैसा भी जमा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है फिर सार्वजनिक और जो निजी उपक्रम है उनके लाभ। तो किसी भी देश के आर्थिक जो कार्यकलाप होते हैं का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। तो सार्वजनिक उपक्रम में जो उपक्रम होते हैं, एंटरप्राइजेज होते हैं, में राष्ट्रीयकृत उद्योग और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित व संचालित उद्योग सम्मिलित होते हैं। यानी जो जिन उद्योगों को सरकार चलाती है, स्थानीय निकाय चलाती है आदि, या राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम इसमें शामिल किए जा सकते हैं। सार्वजनिक जो निगम होते हैं जैसे व्यावसायिक संगठन सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों को चलाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये खुले बाजार में समता पूंजी तथा बॉन्ड ऋण के रूप में कोष प्राप्त करते हैं, यानी ये अंशों के रूप में बाजार में से ऋण इकट्ठा करते हैं। यह विदेशी उपक्रमों के साथ सहभागिता करने में भी सक्षम होते हैं। तो अल्प विकसित देशों में निजी उपक्रमों को स्थापित करने एवं चलाने का भार सार्वजनिक निगमों को सौंपा जाता है तथा इनकी जो स्थापना है वो विनियोग ट्रस्ट के रूप में की जाती है। साम्यवादी देशों में जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र ही महत्वपूर्ण होता है, वहाँ सार्वजनिक उपक्रमों से ये आशा की जाती है कि वह अपने विस्तार के लिए कोषों को गतिशील करेंगे। भारत में जो है राष्ट्रीय उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश निरंतर बढ़ा है, लेकिन आंतरिक बचत एकत्र करने में इसने प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। नेक्स्ट फिर घरेलू स्रोत के रूप में हमारे पास आता है घाटे की वित्त व्यवस्था। जब किसी देश की सरकार जानबूझकर बचत में घाटा उत्पन्न करती है तब इसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था या न्यून वित्त प्रबंध कहते हैं। तो अल्प विकसित देशों की जो विकास योजनाएं होती है में जब आवश्यक विनियोग हेतु वित्त के अन्य साधन हमें उपलब्ध नहीं होते हैं तब हम घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेते हैं। इसके अंतर्गत सरकार उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करती है जो भविष्य में हमारी उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायक होगी। तो अल्प विकसित देशों में श्रम व विभिन्न वास्तविक संसाधनों की मात्राएं जो है वो व्यर्थ पड़ी रहती है। तो सरकार इन वास्तविक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए सृजित मुद्रा का आश्रय लेती है, यानी मुद्रा सृजित करती है, बनाती है, क्योंकि वह करारोपण व सार्वजनिक उधार द्वारा अधिक संसाधन जुटा पाने में सक्षम नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाता है। परंतु ये जो घाटे की वित्त व्यवस्था है या न्यून वित्त प्रबंधन है, इसको स्फीतिकारी वित्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नए नोट छापे जाएंगे ज़्यादा मात्रा में तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो न्यून वित्त प्रबंध है, ये घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति है, पूंजी निर्माण तो करती है लेकिन साथ ही स्फीतिकारी प्रभाव भी दे सकती है। तो ये उपक्रम वर्ग जो है उनकी आय में वृद्धि करती है जिनकी बचत क्षमता पहले से ही उच्च होती है, और मुद्रा प्रसार काल में यानी मुद्रास्फीति के काल में कीमतें लागत के सापेक्ष तेजी से बढ़ती है। निश्चित एवं स्थिर आय वर्ग के जो उपभोक्ता हैं वो महंगाई के कारण अपनी अधिकांश आय का भाग जीवन निर्वाह हेतु व्यय करने के लिए
बाध्य हो जाते हैं और उनकी जो बचत की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। तो दूसरी तरफ जो है, जो उपक्रमी वर्ग है या जो उद्यमी वर्ग है, वो बचत अधिक करते हैं क्योंकि वह अधिक लाभ कमाने में सक्षम हो जाते हैं। जब उनके द्वारा उत्पादित माल की कीमतें बढ़ रही होती है तो उनका लाभ बढ़ता है और वो ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो भिन्न बचत की सीमांत प्रवृत्ति होने पर, यानी अलग अलग, गरीब लोगों की सीमांत की बचत प्रवृत्ति अलग है, धनी वर्ग की अलग है, जब दी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा जो प्रसार है वो प्रेरित वास्तविक आय का पुनर्वितरण, बचत की औसत प्रवृत्ति को बढ़ाता है और समूची अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है फिर अदृश्य बेरोजगारी या अदृश्य बेकारी का उपयोग करना। जो रागनर नरकसे हैं या आर्थर लेविस हैं, उनके अनुसार श्रम अतिरेक युक्त अर्थव्यवस्थाओं में अदृश्य बेरोजगारी के रूप में बचत संभावना विद्यमान रहती है, जिनका उपयोग आर्थिक विकास हेतु किया जा सकता है। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब है, मान लीजिए एक खेत में एक परिवार में 6 लोग हैं और 6 लोग उस खेत में लगे हुए हैं और उनसे मान लीजिए 10 क्विंटल अनाज पैदा होता है। अगर उसमें से 2 आदमी हटा दें हम परिवार के और 4 लोग उस खेत में काम करें और तब भी 10 क्विंटल अनाज पैदा हो, तो ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि वहाँ 2 लोग जो है वो छिपे हुए बेरोजगार थे या अदृश्य बेरोजगार थे। तो उन अदृश्य बेरोजगारों को पहचान करके और उनका उपयोग हम आर्थिक विकास में कर सकते हैं। इससे हमारे पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होगी। तो अगर हम अतिरिक्त श्रम को, या ये जो 2 लोग हमने चुने हैं, इनको हम कृषि से हटा करके और ऐसी गतिविधि में रोजगार दे दें जहां उत्पादकता शून्य नहीं होती है ना, जहां उनके जाने से उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे कुल उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन में होने वाली वृद्धि आय के स्तर को बढ़ाएगी, जिससे बचत बढ़ेगी और पूंजी निर्माण संभव हो पाएगा। तो ये थे हमारे पूंजी निर्माण के घरेलू स्रोत। अब आते हैं पूंजी निर्माण के बाहरी स्रोत। पूंजी निर्माण के जो बाहरी स्रोत हैं वो मुख्य रूप से जो है विदेशी पूंजी, आयातों का संरक्षण और व्यापार की शर्तों में होने वाला सुधार, 3 माने जाते हैं। तो आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी जो है वो 3 प्रकार के अंतरालों को खत्म करने में सहायक होती है। ये जो अंतराल हैं उनमें पहला अंतराल है बचत का अंतराल, दूसरा है व्यापार का अंतराल और तीसरा है तकनीक का अंतराल। इन तीनों अंतरालों को विदेशी पूंजी खत्म करती है, क्योंकि अगर हमारी बचत कम है तो ऐसी स्थिति में हम विदेशी पूंजी को आकर्षित करेंगे तो जो बचत जितनी कम थी उसका अंतराल समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ उद्यम वर्ग नहीं है तो अगर व्यापार होगा तो व्यापार का अंतराल समाप्त हो जाएगा। हमारे पास अगर तकनीक नहीं है उन्नत, तो हम विदेशों से उन्नत तकनीक ले सकते हैं, तो इस प्रकार से तकनीक का अंतराल भी खत्म हो जाएगा। तो जो विदेशों से जो पूंजी का अंतर प्रवाह है वो विदेशी सहायता के अंतर्गत विदेशी विनियोग के रूप में होता है। विदेशी सहायता के अंतर्गत विदेशी सरकारों एवं संस्थाओं से प्राप्त ऋण व अनुदान सम्मिलित होते हैं, है ना। जैसे एशिया डेवलपमेंट बैंक और इस प्रकार के जो है बैंक या संस्थाएं, विदेशी संस्थाएं सरकारों को ऋण उपलब्ध करवाती है। विदेशी जो सहायता है उसके अंतर्गत विदेशी सरकारों एवं जो संस्थाओं से प्राप्त होने वाले ऋण और अनुदान दोनों ही सम्मिलित होते हैं। विदेशी सहायता को सामान्यतः जो है सशर्त या निबद्ध ऋण एवं शर्त रहित ऋण में वर्गीकृत किया जाता है। जो सशर्त ऋण होता है उसको कंट्री एड के नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट एड के नाम से जाना जाता है, तथा कंट्री एंड प्रोजेक्ट टाइड एड के रूप में हम विभक्त कर सकते हैं। कंट्री टाइड एड है, उससे हमारा अर्थ ये होता है कि प्राप्तकर्ता देश वस्तुओं को केवल ऋणदाता देश से ही आयात करेगा, यानी उनके बीच में ये शर्त होती है कि जो वस्तुएं वो करेगा वो सिर्फ ऋणदाता देश से ही आयात करेगा। या परियोजना निबद्ध सहायता से हमारा तात्पर्य यह है कि सहायता को केवल उसी परियोजना पर व्यय किया जाएगा जिसके लिए वह स्वीकृत हुई है, यानी जिस परियोजना के लिए राशि स्वीकृत हुई है उसी पर खर्च की जाएगी। तो देश एवं परियोजना निबद्ध सहायता जो उपयुक्त दोनों का है वो संयोग होती है। परियोजना हेतु आवश्यक वस्तुओं को केवल ऋणदाता देश द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है तथा सहायता के अधीन प्राप्त राशि का प्रयोग केवल इसी परियोजना में ही किया जा सकता है। विदेशी पूंजी को निजी विदेशी विनियोग, सार्वजनिक विदेशी विनियोग एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कम विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक विदेशी विनियोग
अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह निजी विनियोग, सामाजिक व आर्थिक ऊपरी मदों में विनियोग करना नहीं चाहते हैं। यानी जो सामाजिक क्षेत्र है या आर्थिक ऊपरी मद है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो है निजी उद्यमकर्ता विनियोग करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो हमें विदेशी विनियोग प्राप्त होता है, इसका उपयोग हम उसके अंतर्गत कर सकते हैं। विदेशी संसाधनों पर निर्भरता विकासशील देशों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कभी कभी खतरा भी बन जाती है, क्योंकि विदेशी पूंजी की एक सीमा होती है कि इसे प्राप्त करने की शर्तों के अधीन देश उत्पादित वस्तु को प्रतिस्पर्धी बाजार में बेचने की स्वतंत्रता खो देता है। और दूसरा, इसकी मुख्य बात ये होती है कि विदेशी पूंजी ऐसे उद्योगों में लगाई जाती है जो लाभ प्रेरित होते हैं। इससे आधारभूत एवं आवश्यक जो उद्योग हैं हमारे, उनके लिए हमें वित्त या फाइनेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है, तथा देश का असंतुलित विकास होता है। तो यदि पूंजी प्राप्त करता देश में पूंजी अवशोषण शक्ति का अभाव हो, तब इसे विकास हेतु प्रेरक प्रभाव उत्पन्न नहीं होंगे। फिर आयातों का संरक्षण, तो अनावश्यक एवं विलासिता की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा करके विकासशील देश अपने विदेशी विनिमय कोषों को बचा सकते हैं, है ना। हम अगर आयातों पर विदेशों से जो आयात करते हैं वस्तुएं, अगर हम उस पर प्रतिबंध लगा दें तो हमारे विदेशी विनिमय कोष बच सकते हैं, और इसका प्रयोग हम आवश्यक पूंजीगत वस्तु के आयातों पर कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता के स्तर में वृद्धि हो सकती है। यानी हम विलासिता की वस्तुओं पर विदेशी विनिमय कोष खर्च नहीं करके पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर खर्च करें। फिर है व्यापार की शर्तों का अनुकूल होना या सुधार होना। विकासशील देशों के जो प्रति है व्यापार की शर्तें अनुकूल होने पर पूंजीगत वस्तुओं का अधिक आयात संभव हो पाता है। तो अनुकूल व्यापार द्वारा उस दशा में लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस अर्थ में पूंजी उत्पादन के अन्य साधनों से भिन्न हो जाती है। यह लाभ प्राप्त हो सकता है जब निर्यात प्राप्तियों से प्राप्त घरेलू आय को बचाया जाए एवं विनियोजित किया जाए। तो इस प्रकार से आज हमने पूंजी निर्माण का अर्थ, पूंजी निर्माण की परिभाषाएं तथा पूंजी निर्माण को प्राप्त करने के लिए या पूंजी निर्माण के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, उनका हमने अध्ययन किया है।